दोस्तों, आज आप सुनेंगे सुरेंद्र मोहन पाठक के उपन्यास नकाब का तीसरा भाग। इसके पहले के 2 भाग सुनने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करें। तो आइए शुरू करते हैं कहानी। जब इंस्पेक्टर प्रभुदयाल मौकाए वारदात पर पहुंचा तो सुनील, मैथिली और निखिल रिसेप्शन वाले कमरे में मौजूद थे। प्रभुदयाल जांच करने के लिए अंदर वाले कमरे में चला गया जहां लाश पड़ी थी। मौका पाकर सुनील ने मैथिली से पूछा, आपने ये हरकत क्यों की? लाश के पास दूसरी गन प्लांट क्यों की? क्योंकि लाश के पास मुझे कोई गन नजर नहीं आई थी, तो गन के बिना कौन मानता कि ये खुदकुशी का केस था, इसलिए मैंने वो गन वहां रख दी। तब मुझे थोड़ी पता था कि गन कंबल के नीचे छुपी हुई थी। आपका दिमाग खराब हुआ है। आप ये नहीं जानती कि ये खुदकुशी का केस है या कत्ल का। ये कत्ल का भी केस हो सकता है। और आपने अपने बेटे की गन को लाश के सिरहाने रखकर उसके लिए बड़ी समस्या खड़ी कर दी है। कोई समस्या नहीं होगी। मैंने निखिल से बात कर ली है। पुलिस के पूछने पर वो यही कहेगा कि 1 हफ्ते पहले सक्सेना साहब ने गन उससे उधार ले ली थी और तब से उसने गन की सूरत भी नहीं देखी थी। लेकिन आप ये भूल रही हैं कि वो गन खाली है। पहले थी खाली, अब मैंने उसमें वो गोलियां वापस भर दी जो निखिल के पास थीं। आपको मालूम है मिसेस सक्सेना कि पुलिस में फायर आर्म्स के स्पेशलिस्ट होते हैं जिन्हें बैलिस्टिक एक्सपर्ट्स कहते हैं। वो बिना किसी शक शुबहे के बता सकते हैं कि कोई गोली किसी खास गन से चली थी या नहीं चली थी। और फिर फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट जो होते हैं, जब वो उस गन को एग्जामिन करेंगे तो उसके ऊपर से आपकी, निखिल की और मेरी उंगलियों के निशान बरामद होंगे। अब मैथिली के चेहरे पर हैरानी की जगह घबराहट दिखाई देने लगी। हे भगवान, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। देखिए मिसेस सक्सेना, अगर ये एक्टिंग है तो मैं कहूँगा कि आप हद से ज्यादा चालाक हैं, नहीं तो मैं कहूँगा आप हद से ज्यादा बेवकूफ़ हैं। आपकी बातें मुझे शुरू से ही बहुत अजीब लग रही हैं। शुरू में आपने कहा था कि आपका पति कोठी से भाग गया। अब जब वो यहाँ मरा पड़ा था तो भागा कैसे होगा भला? वो तो दरअसल मुझे ऐसा लगा था, मैंने किसी को भागते देखा था तो मुझे लगा कि वो मेरा पति था। और वो लड़की, क्या वो वाकई आपके बेटे की बीवी है? हाँ, लेकिन प्लीज उनकी शादी के बारे में अभी कोई जिक्र मत करना। और जब ये सारे सवाल पुलिस करेगी आपसे तो आपको पता है आपको क्या जवाब देना है? आप दे पाएंगे उनके जवाब? मेरे लिए मुश्किल होगा। मुझे पता नहीं क्या बोलूं और क्या नहीं बोलूं। मेरे ख्याल से मुझे निखिल से थोड़ी और सलाह करनी होगी। मेरी एक बात का सच सच जवाब दीजिए मिसेस सक्सेना, सीधा और सच्चा जवाब। इसी में आप लोगों की भलाई है। क्या ये कत्ल आपने किया है? बिल्कुल नहीं। तो आपके बेटे ने? जी नहीं। तो फिर आपको निखिल से क्या सलाह करनी है? दरअसल मुझे डर है कि जब पता चलेगा कि असली कातिल कौन है तो हे भगवान, हे भगवान, मैं क्या करूं? इसका मतलब ये हुआ कि आप कातिल को जानती हैं। प्लीज कोई और बात करो। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि आप अच्छी तरह से कातिल को जानती हैं। अच्छा ये बताइए, जब पुलिस आपसे सवाल करेगी तो क्या आप साबित कर सकेंगी कि आप कातिल नहीं हैं? उम्मीद तो है। यानी गारंटी नहीं है? गारंटी कैसे दूं? मुझे थोड़ी पता है कि वो क्या पूछेंगे, कैसे पूछेंगे। तब तो आपके लिए मेरी नेक राय यही है कि आप उनके किसी सवाल का जवाब मत दीजिएगा। लेकिन ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे वो मानेंगे थोड़ी। अगर आप चलाएंगी तो ज़रूर चलेगा। आप भूल रही हैं कि आप विधवा हैं। अभी अभी आपके खाविंद की मौत हुई है जिसकी वजह से आपको बहुत ज़बरदस्त इमोशनल शॉक लगा है और फिलहाल आप किन्हीं भी सवालों का जवाब देने के लिए फिट नहीं हैं। वो लोग आपसे बराबर सवाल पूछेंगे, बार बार दबाव देकर पूछेंगे। जब वो ऐसा करें तो आप ऐसी एक्टिंग करें जैसे इमोशनल शॉक हिस्टीरिया के दौरे में बदल गया हो। फिर जो मुंह में आए बोलिए। पहले एक कोई बात कहिए, फिर थोड़ी देर बाद खुद ही उसको काट दीजिए। ऐसा ड्रामा करने से वो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तीखी से तीखी आवाज में ऐसी वाही तबाही बकिएगा कि वो लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाएं कि आपका दिमाग हिल गया है। कभी रोइएगा, कभी चिल्लाइएगा, कभी फुसफुसाकर बोलिएगा, कभी हंसिएगा। आप मेरी बात समझ रही हैं ना? हाँ, समझ रही हूँ। कर लेंगी ऐसा? हाँ, कर तो लूँगी। लेकिन फिर उसके बाद क्या होगा? फिर आपके लिए एक डॉक्टर बुलाया जाएगा जो आपको शांत करने के लिए आपको सेडेटिव का इंजेक्शन देगा। उससे आपको गहरी नींद आएगी जिससे जागने के बाद भी आपको यही दिखाना पड़ेगा कि आपका सिर घूम रहा है, आंखें अपने आप मुंद रही हैं और इसी तरह का सब कुछ।
इस सारे ड्रामे का पर्पस ये होगा कि पुलिस की क्रॉस क्वेश्चनिंग से आप इतना टाइम बची रह सकें जितने में असली कातिल का चेहरा उजागर हो जाए, बशर्ते आप खुद कातिल नहीं हैं। तभी इंस्पेक्टर प्रभुदयाल अंदर से वहां आ गया। कड़ी नजरों से सुनील को घूरते हुए उसने कहा, तो पहुंच गए यहां भी? यहां जो हुआ उसके बारे में क्या जानते हो, जल्दी फूटो। सुनील ने बड़े ही गंभीर स्वर में जवाब दिया, मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता। मैं तो यहाँ बस जवाहर सक्सेना से मिलने आया था। किस सिलसिले में मिलने आया था ये तुम अपने सब इंस्पेक्टर से जान ही चुके होंगे। जब मैं यहाँ पहुंचा तो यहाँ काफ़ी अफरा तफरी का माहौल था। जवाहर सक्सेना की अपने सौतेले बेटे निखिल से कोई झेंझें थी और एक नौजवान लड़की को चोट लग गई थी। किसी ने उसके सिर पर कुछ दे मारा था। वो कौन था ये किसी को नहीं पता। लड़की को खुद भी हमलावर की सूरत नजर नहीं आई थी। वो लड़की अब कहाँ है? इंस्पेक्टर ने सवाल किया। वो तो चली गई। उसकी तबीयत थोड़ी ठीक हो गई थी, इसलिए मैंने उसे राय दी थी कि वो कहीं जाकर आराम करे। आहा, तो यानी एक कत्ल के मौकाए वारदात से तुमने एक गवाह को या फिर शायद सस्पेक्ट को खिसका दिया। लेकिन इंस्पेक्टर, तब तक मुझे पता ही नहीं था कि जवाहर सक्सेना ने खुदकुशी कर ली है। और ये तुमसे किसने कहा कि सक्सेना ने खुदकुशी की है? खुदकुशी के लिए 3 रिवॉल्वरों की जरूरत नहीं होती मेरे लाल, इंस्पेक्टर ने बड़े ही व्यंग्य भरे स्वर में कहा। 3? सुनील बुरी तरह से चौंक पड़ा। हाँ, 3। एक गन लाश के पहलू में फर्श पर पड़ी थी, एक कंबल के नीचे दबी थी और तीसरी उस शोल्डर हॉल्स्टर में थी जो मरने वाला अपने कोट के नीचे पहने हुए था। शोल्डर वाली गन एक अरसे से इस्तेमाल नहीं हुई थी। मरने वाले ने अगर खुदकुशी की होती तो स्वाभाविक तौर पर यह काम उसने अपनी गन से किया होता। अब जल्दी फूटो कि उस लड़की को तुमने कहाँ भेजा है आराम के लिए। हो सकता है कत्ल उसी ने किया हो। मैंने उसे यूथ क्लब भेजा था, मेहता रोड पर। प्रभुदयाल ने अपने सब इंस्पेक्टर को तुरंत निर्देश दिया। बंसल, हेडक्वार्टर फ़ोन करो और उनको पुलिस कर्मियों की एक टीम को फौरन मेहता रोड यूथ क्लब भेजने को कहो। उन्हें कहो कि वहां से ब्लास्ट के सुनील चक्रवर्ती की भेजी जो लड़की वहां पहुंची है उसे बतौर खास गवाह फौरन हिरासत में ले लिया जाए। फिर उसने सुनील से कुछ और सवाल किए। सुनील ने उसे सारी बातें वैसे ही बताईं जैसी उसे मालूम थीं। उसने ये भी बताया कि पुलिस को फ़ोन उसने खुद किया था निखिल के नाम से। ये बात सुनकर इंस्पेक्टर चौंक पड़ा। ऐसा तुमने क्यों किया? वो इसलिए क्योंकि पुलिस मेरा नाम सुनते ही हॉस्टाइल हो जाती है। मैं अगर फ़ोन करता तो आपके महकमे वाले खोद खोद के दुनिया भर के सवाल पूछते और फिर भी आने में हील हुज्जत करते। इमीडिएट एक्शन लेने के लिए मैंने निखिल के नाम से फ़ोन किया था। अच्छा ठीक है, अब तुम जा सकते हो। सुनील फुर्ती से बाहर निकला और सड़क पर पहुंचकर उसने सबसे पहले मोबाइल पर अर्जुन से बात की। फिर वो यूथ क्लब पहुंचा। वहां जाकर उसे पता चला कि प्राची भटनागर वहां पहुंची ही नहीं थी और रमाकांत का आदमी जौहरी, जिसे उसने हीरे की अंगूठियां बनवाने को बोला था, वो ठीक सहगल की अंगूठी जैसी 4 अंगूठियां बनवाकर ले आया था। वो अंगूठियां रमाकांत ने सुनील को सौंप दी। फिर सुनील ने रमाकांत से सहगल को फ़ोन करके वहां बुलाने के लिए कहा। सहगल कुछ ही देर में वहां पहुंच गया। उसके वहां पहुंचने से पहले ही सुनील रमाकांत को सारी कहानी विस्तार से समझा चुका था। ये भी कि जवाहर सक्सेना की मुट्ठी में सहगल की असली वाली मूंगे की अंगूठी पाई गई थी और उसने सोनल सिक्का को अपना नाम और फ़ोन नंबर लिखकर जो कागज़ दिया था वो सुरेश कुंद्रा के कमरे में उसे मिला था। साथ ही उसने रमाकांत को ये भी हिदायत दी कि सक्सेना के घर के हर आदमी की जांच पड़ताल करवाए और उन पर नज़र रखवाए, खास तौर पर विक्रम चटवाल नाम के हैंडीमैन की, जो अपनी चाल ढाल और डील डॉल के कारण सुनील को कोई एक्स फौजी या पुलिसिया जान पड़ता था। इसी बीच सहगल दौड़ा दौड़ा वहां आ पहुंचा। आते ही उसकी नज़र रमाकांत के करीब साइड टेबल पर कतार में रखी उन 4 अंगूठियों पर पड़ी जो जौहरी लेकर आया था। सुनील ने नोटिस किया कि उस पल वो अपने बाएं हाथ की रिंग फिंगर में पन्ने वाली अंगूठी पहने हुए था। ये अंगूठियां कैसी हैं? सहगल ने पूछा। सुनील ने उसे बताया कि ये उसी की अंगूठी की डुप्लीकेट अंगूठियां उसने बनवाई हैं। उसने एक अंगूठी को उठाकर उसका मुआयना किया और फिर अनमने भाव से बोला, हाँ अच्छी है, मेरी वाली डुप्लीकेट से तो बढ़िया ही है। खैर अब ये बताओ कि क्या हुआ है, मुझे इस टाइम यहाँ क्यों बुलाया है? जवाब में सुनील ने उसे जवाहर सक्सेना के कत्ल
और उसकी मुट्ठी में पाई गई मूंगे वाली अंगूठी के बारे में बताया। ये सुनते ही सहगल बुरी तरह से चौंका। फिर उसके मुंह से निकला, क्या मेरी वाली अंगूठी है? हाँ। वो बड़े ही असहाय भाव से गर्दन हिलाता हुआ बोला, इसी बात का तो मुझे डर था, इसीलिए अंगूठी की चोरी की गई थी। मैंने पहले ही कहा था कि मुझे फंसाने के लिए मेरी चोरी गई अंगूठी किसी मेजर क्राइम के मौके वारदात पर प्लांट कर दी जाएगी। और देख लो, वही हुआ है, और कितनी जल्दी हुआ। कोई वक्त भी नहीं लगा मेरा अंदेशा सच होने में। सुनील ने उसे गहरी नजरों से घूरते हुए सवाल किया, आप ये बताइए कि आपकी मूंगे वाली अंगूठी अभी आपके पास है? हाँ है। कहाँ है? घर पर, अंगूठियों वाले डिब्बे में अपने खाने में रखी है और अगले मंगल तक वहीं रहेगी। अगर तसल्ली करना चाहो तो अभी मेरे घर चलकर देख सकते हो। आप जवाहर सक्सेना को जानते थे? नहीं, मेरी उससे कभी मुलाकात नहीं हुई। और उसकी बीवी मैथिली को? हाँ, उसे मैं जानता हूँ। उसके लड़के निखिल को? हाँ, जानता हूँ, एक आध बार मिला हूँ उससे मैं। और इसीलिए विशाल सिक्का को भी जानते हैं, क्योंकि उस घर के लोगों से आपकी जान पहचान है। क्योंकि विशाल सिक्का जवाहर सक्सेना के यहाँ काम करता था। जी हाँ, इसीलिए जानता हूँ। सक्सेना के ऑफिस में ही मेरी उससे मुलाकात हुई थी एक बार। नौकर से मुलाकात हुई, उसके मालिक से नहीं हुई? नहीं, नहीं हुई। यानी आप उसके नाम के अलावा उसके बारे में और कुछ नहीं जानते थे? सहगल ने कोई जवाब नहीं दिया और बेचैनी से पहलू बदला। जवाब दीजिए मेरी बात का, सुनील ने कहा। लेकिन तुम ये पुलिस वालों की तरह से मुझसे सवाल जवाब क्यों कर रहे हो? मेरी बात का जवाब दीजिए मिस्टर सहगल। अच्छा ठीक है। असली बात यह है मिस्टर सुनील कि मैं उसकी बीवी से वाकिफ़ हूँ। मैथिली से अच्छे ताल्लुकात हैं मेरे। कब से? ज़्यादा पुराने नहीं हैं। कैसे ताल्लुकात हैं? स्ट्रेट या ऐसे वैसे? स्ट्रेट। आखिरी बार कब मिले थे उससे? आखिरी बार मेरे ख्याल से 2 हफ्ते तो हो गए होंगे। आपने अभी कहा कि उससे आपके अच्छे ताल्लुकात हैं, तो 2 हफ्ते का टाइम ज़्यादा नहीं है मुलाकात ना होने के लिए? सहगल ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। सुनील ने फिर से कुरेदा, ये भी तो हो सकता था कि उसे ये लगा हो कि आप उससे दूर होते जा रहे थे और ऐसे में उसने आपके खिलाफ कदम उठाया हो केस खड़ा करने के लिए। केस? क्या मतलब है तुम्हारा? सहगल ने हैरान स्वर में कहा। मैंने कोई फारसी में नहीं बोला है। मान लीजिए आपका मैथिली से कोई झगड़ा हुआ, फिर उसके हस्बैंड ने खुदकुशी कर ली। अब मान लीजिए कि बीवी को यानी मैथिली को ऐसा लगा हो कि आप किसी और औरत के चक्कर में हैं और उससे किनारा करना चाहते हैं, तो ऐसी सूरत में आपको सबक सिखाने के लिए क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैथिली ने ये जाहिर करने की कोशिश की हो कि उसके हस्बैंड का कत्ल हुआ है और उसी में उसने आपको लपेटने की कोशिश की है? वो ऐसा क्यों करेगी? अरे बोला तो, आपको सबक सिखाने के लिए, आपका पुलंदा बांधने के लिए, आपको दूसरी औरत से आशिकाई करने की जुर्रत करने की सजा देने के लिए। अरे यार, तुम बात को कहाँ घसीट कर ले जा रहे हो? मेरे और मैथिली के बीच में ऐसा कुछ नहीं है जिसमें दूसरी औरत के दखल से वो भड़क जाए। तुम फालतू में एक लव ट्रायंगल खड़ा करने की कोशिश कर रहे हो। पक्का? हाँ बाबा, पक्का। अच्छा, कब से जानते हो मैथिली को? 1 साल से। और आखिरी बार 2 हफ्ते पहले मिले थे उससे? हाँ। आपको मालूम है कि विशाल सिक्का पर पैसे के गबन का आरोप है? हाँ, सुना तो है मैंने ऐसा कुछ। उसने कुछ 1.5 लाख की रकम सरकाई है। प्राची भटनागर को जानते हैं आप? जी नहीं। सुरेश कुंद्रा को? हाँ, मेरे ख्याल से वो सक्सेना के ऑफिस का इंचार्ज है। सक्सेना का भरोसेमंद आदमी है वो। और विक्रम चटवाल? हाँ, उसे भी जानता हूँ। सक्सेना का ड्राइवर है और जनरल हैंडीमैन है। अच्छा, वहाँ पर एक लंबी चौड़ी भारी भरकम औरत भी है, कोई 50 साल उम्र की। उसको जानते हैं? हाँ, वो वहाँ की हाउसकीपर है। उसका नाम वसुंधरा है। वाह वाह, यानी घर के एक एक नौकर, एक एक स्टाफ सबको जानते हैं, लेकिन फिर भी जवाहर सक्सेना से कभी नहीं मिले। ये बात थोड़ी ज़्यादा ही अजीब नहीं है? अच्छा ये बताइए कि घर के जिन सारे लोगों को आप जानते हैं, क्या वो भी आपको जानते हैं? नहीं, वो लोग मुझे नहीं जानते। शायद हो सकता है विक्रम जानता हो, तो कह नहीं सकता। लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि आप उन लोगों को जानते हैं और पहचानते हैं, लेकिन वो लोग आपको नहीं जानते? वो इसलिए कि उन्होंने मुझे कभी देखा नहीं
और उनके बारे में मैथिली ने मुझे बताया है। अच्छा, अभी आपने कहा कि आप 2 हफ्ते से मैथिली से नहीं मिले थे। क्या 2 हफ्ते से उस घर में गए भी नहीं? नहीं। पक्की बात? बिल्कुल पक्की। लेकिन मैथिली का लड़का निखिल कहता है कि उसने कल आपको वहां पर देखा था। कहाँ? कहाँ देखा था? उनके घर पर, 14 नंबर भैरव रोड पर, कत्ल के मौका वारदात पर। उसे गलती लगी होगी। उसे गलती लगी होगी, लेकिन सुरेश कुंद्रा ने भी आपको देखा था। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं कोठी के ऑफिस विंग में तो गया ही नहीं था। आहा, यानी खुद ही कबूल लिया कि गए थे रिहायशी विंग में। अरे बाबा, कल नहीं परसों गया था, सोमवार को। लेकिन अभी 1 मिनट पहले आपने कहा कि 2 हफ्ते से मैथिली से मिले ही नहीं थे। सहगल ने कोई जवाब नहीं दिया। रमाकांत ने उसे घुड़कते हुए कहा, देखो सहगल, दोस्ती में झूठ नहीं बोला जाता। अगर तुम्हें ऐसे ही करना था तो तुम्हें मेरे पास आने की जरूरत नहीं थी। सुनील ने फिर से कहा, रात को आपको लेकर निखिल और जवाहर सक्सेना में झगड़ा हुआ था। रात को? सहगल ने पूछा। जी हाँ, इसी रात को, लेकिन कैलेंडर डेट के मुताबिक समझें तो समझिए कि मंगलवार रात को, आपके चले जाने के बाद। सहगल ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, तुम्हें गलत जानकारी मिली है। ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मेरे वहां से आने से पहले ही। और इतना बोलते बोलते वो अचानक रुक गया और उसने अपने होठ काट लिए। सुनील जोर से हंस पड़ा। सहगल ने गुस्से से कहा, तुम आखिर चाहते क्या हो? मुझसे ऐसे क्यों पेश आ रहे हो जैसे मैं कोई मुजरिम हूं, और तुम अपने क्रॉस क्वेश्चनिंग से मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। सुनील ने हंसते हुए कहा, मैं ऐसे कोई पेश नहीं आ रहा, और जहां तक फांसने का सवाल है, वो काम मैं कहां कर रहा हूं। आप तो खुद फंस रहे हैं। आप खुद ही तो अभी ये कह रहे थे कि आपके वहां से आने से पहले ही जवाहर सक्सेना मर चुका था। अब मुकर कर दिखाइए अपनी इस बात से। तुम ना बात का बतंगड़ बना रहे हो। हर बात का अपने मन माफिक मतलब निकाल लेना शायद तुम्हारी स्पेशलिटी है। रमाकांत ने गंभीर स्वर में कहा, देखो मालको, सच बोलने में ही तुम्हारी गति है। तुम्हारे झूठ बोलने में मेरी तौहीन होती है। यूं भड़क कर दिखाने से या उल्टी सीधी बातें करने से तुम सच बोलने की जिम्मेदारी से बरी नहीं हो सकते। अगर तुम्हें यही रवैया अख्तियार करना था तो मेरे पास नहीं आते, कहीं और चले जाते। मैं यारों का यार हूं, लेकिन फरेबी यारों का यार नहीं हूं। सहगल ने हथियार डालते हुए कहा, अच्छा ठीक है, मैं गया था वहां रात को, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि सुरेश कुंद्रा ने मुझे पहचाना था, वो बात संभव नहीं है। वो तो काफी दूर था वहां से। रात के उस वक्त उतनी दूरी से और इतने अंधेरे में उसने मुझे कैसे पहचाना होगा? वो उस टाइम सड़क पर आयरन गेट से काफी परे था। मैंने उसको पहले देख लिया था और इसीलिए मैंने इतनी सावधानी बरती थी कि वो मेरी सूरत देख ना पाए। और आप वहां से भाग क्यों रहे थे? सुनील ने सवाल किया। क्योंकि मैं जानता था कि मैथिली ने तुम्हें फोन किया था। मैं नहीं चाहता था कि जब तुम वहां पहुंचो तो मैं उस जगह के आसपास भी कहीं नजर आऊं। तो इसका मतलब आप वारदात के वक्त उस जगह पर अपनी मौजूदगी को कबूल करते हैं? हाँ, करता हूं। पुलिस के सवालों के सामने टिक पाएंगे आप? हाँ, क्यों नहीं, टिक पाऊंगा। मेरे सामने तो नहीं टिक पाए, क्योंकि यहाँ तो मैं दोस्तों के बीच में हूँ इसलिए, और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि पुलिस से मेरा वास्ता पड़ेगा। उन्हें पता ही नहीं है कि सक्सेना से या उसके घर से मेरा कोई लेना देना है। ये सिर्फ आपका ख्याल है, असल में ऐसा। इससे पहले कि सुनील की बात पूरी होती, दरवाज़ा खुला और इंस्पेक्टर प्रभुदयाल ने भीतर कदम रखा। उसके पीछे पीछे सब इंस्पेक्टर बंसल और 2 हवलदार भी थे। उसने कमरे में आते ही कहा, मिस्टर संजीव सहगल, यू आर अंडर अरेस्ट। जवाहर सक्सेना के कत्ल के इल्ज़ाम में आपको गिरफ्तार किया जाता है। सुनील ने सहगल के चेहरे से रंग उड़ते साफ साफ देखा। प्रभुदयाल जबरदस्ती मुस्कुराता हुआ बोला, मुझे बड़ा खेद है कि मैंने तुम लोगों की लेट नाइट या यूं कहूं कि अर्ली मॉर्निंग कॉन्फ्रेंस में विघ्न डाला, लेकिन मेरी मजबूरी है। मेरे नोटिस में आया है कि जिस किसी पंछी का भी रिपोर्टर साहब के हाथों चुग्गा चुगने का इत्तेफाक होता है, वो उड़ जाता है। पहले एक चिड़िया उड़ गई, अब कबूतर भी ना उड़ जाए, इसीलिए मुझे इस कॉन्फ्रेंस में दखल अंदाजी करनी पड़ी।
फिर उसके इशारे पर दोनों हवलदारों ने आगे बढ़कर सहगल को दबोच लिया और वे सब लोग वहां से बाहर निकल गए। अगले दिन सुबह 11:30 बजे सुनील ब्लास्ट के ऑफिस पहुंचा। उसे आया देखकर उसके पीछे पीछे अर्जुन भी उसके केबिन में पहुंच गया। क्या खबर है? सुनील ने उससे पूछा। कोई खास खबर नहीं है गुरुजी। अबे मैं भैरव रोड की बात कर रहा हूँ। वहाँ की तो कोई जिक्र के काबिल बात है तो यही कि पुलिस ने मकतूल की बीवी मैथिली सक्सेना की क्लास लेने की कोशिश की थी, लेकिन कामयाब नहीं हो सकी। वो औरत अचानक बड़ी ही डिस्टर्ब हो गई, ऐसे तड़पने लगी जैसे अचानक कोई दौरा पड़ गया हो। फिर डॉक्टर को बुलाया गया और उसने उसे कोई इंजेक्शन दिया तो थोड़ा शांत हुई। फिर उसका बेटा बोला कि डॉक्टर ने कहा है कि उसे नर्सिंग होम में भर्ती कराया जाए। उसने एक नज़दीकी नर्सिंग होम का नाम लिया कि वो अपनी माँ को वहाँ लेकर जा रहा है, लेकिन लेकर कहीं और ही गया। वो अपनी माँ को नर्सिंग होम में नहीं ले गया? सुनील ने पूछा। ना ना, वहाँ तो पहुँचा ही नहीं, कहीं और ही ले गया। और जब पुलिस ने पूछा तो उनको भी नहीं बताया बंदे ने। कहता है माँ को पूरे आराम की ज़रूरत है, अगर पुलिस को बता दिया कि वो कहाँ है तो वो लोग उसे डिस्टर्ब करने वहाँ भी पहुँच जाएंगे। लेकिन पुलिस भला ऐसी बात क्यों मानने लगी उसकी? सुनील ने कहा। ऊपर से तो यही दिखावा कर रहे हैं वो लोग कि उन्होंने मान लिया है। मेरे ख्याल से पुलिस को पता है कि अम्मा जी कहाँ पर हैं। उन्होंने ज़रूर लड़के पर निगाह रखी हुई है। अभी के लिए थोड़ी ढील दे रखी है पतंग को, और जब चाहेंगे तब खींच लेंगे। अच्छा ये बता, तुझे पता है कि नहीं कि उसने अपनी माँ को कहाँ रखा है? नहीं, मुझे नहीं पता गुरुजी। असल में मुझे ये उम्मीद ही नहीं थी कि वो कहीं और चला जाएगा, इसीलिए मैंने वहाँ से जाते हुए उस पर नज़र नहीं रखी। और हाँ, ये तो आपको पता ही है कि पुलिस ने कत्ल का कैंडिडेट छांट भी लिया है और उसे गिरफ्तार भी कर लिया है। सुना है उसे आपके सामने ही यूथ क्लब से हिरासत में लिया गया था, यानी संजीव सहगल। ठीक है, और कुछ? अभी के लिए तो इतना ही है गुरुजी। तो ठीक है, तेरी रिपोर्ट हो गई पूरी। अब तू वापस भैरव रोड जा और उस लड़के निखिल सक्सेना से मिल और उसको बोल कि मेरी मैथिली से फौरन बात होना बहुत ज़रूरी है। या तो वो बताए कि मैथिली कहाँ है या उससे मुझे फ़ोन करवाए। ठीक है, जाता हूँ, लेकिन एक बात नहीं समझ आई गुरुजी। आपका इस केस से वास्ता क्या है? और वो हत्यारा संजीव सहगल गिरफ्तारी के वक्त आपके साथ क्यों था? मेरा कोई वास्ता नहीं है माय फर्स्ट बॉर्न, लेकिन बस मेरी एक लापरवाही की वजह से खामखा बन गया है। वो कैसे गुरुजी? वो ऐसे बालक कि मर्डर वेपन पर मेरी उंगलियों के निशान हैं। कैसी बातें कर रहे हैं गुरुजी? अबे हंसता क्यों है? क्योंकि आप तो खामखा बधाइयाँ ले रहे हो। अभी ये बात कंफर्म थोड़ी हुई है कि मौकाए वारदात पर जो 3 रिवॉल्वर थीं उनमें से मर्डर वेपन कौन सा था। अबे ओए, जिस गन पे मेरी उंगलियों के निशान हैं उसकी नाल में से जले बारूद की गंध आ रही थी। हालात का तकाजा वही था कि वही मर्डर वेपन था। आप तो महान हैं गुरुजी, भगवान हैं। ज़रूर आपके लिए ही कहा गया होगा कि हरि अनंत हरि कथा अनंता। मुझे तो अभिमान है कि आप मेरे गुरु हैं। अबे खुशकी उड़ा रहा है साले। अजी मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा। मरना है क्या मैंने? तो तेरी निगाह में गन के ऊपर मेरे फिंगरप्रिंट्स होने का कोई मतलब ही नहीं है। क्यों नहीं है? ना बिल्कुल है। आप मौकाए वारदात पर मौजूद थे। लेकिन ये बात समझ में नहीं आई कि उस गन से आपका वास्ता हुआ कैसे, आपके उसको छूने की नौबत कैसे आ गई। अरे ये एक बहुत लंबी कहानी है जिसे सुनाने का इस वक्त मेरे पास टाइम नहीं है। और तुझे भी जल्दी से जल्दी भैरव रोड पहुंचना है, इसलिए निकल ले। और हाँ, रास्ते में एक काम और करते हुए जाना। कल रात 1 बजे के करीब भैरव रोड के टैक्सी स्टैंड पर एक खूबसूरत नौजवान लड़की पहुंची थी। उसके बाल काले थे और उसने काली जीन्स, काला कोट और सफ़ेद कमीज़ पहनी थी। दूसरी शिनाख्त ये है कि उसकी कनपटी पर ताज़ी ताज़ी चोट लगी थी। उस लड़की का नाम है प्राची भटनागर। उससे उम्मीद की जा रही थी कि वो मेहता रोड के लिए वहाँ से टैक्सी पकड़ेगी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो अब वो जहाँ भी गई होगी पैदल तो गई नहीं होगी, टैक्सी तो की ही होगी उसने। तो तुझे ये पता लगाना है कि वो वहाँ से टैक्सी पर कहाँ गई थी। जा अब फूट जल्दी से। उसके बाद सुनील यूथ क्लब पहुंचा। रमाकांत उसे अपने बेडरूम में सूट बूट पहने एक रिक्लाइनर पर पसरा मिला। सुनील के आने की आहट सुनकर वो बैठ गया और बोला, आओ जी, कैसे आए? मुझे वो अंगूठी चाहिए जो जौहरी कल खरीद कर लाया था।
कहाँ है? वहीं है जहाँ तूने रखी थी। सुनील ने बेड के करीब की साइड टेबल पर नजर डाली जहाँ चारों अंगूठियां एक लाइन में रखी थीं। उसने उनमें से एक अंगूठी उठाकर अपनी जेब में डाल दी और बाकी तीनों शनील की थैली में बंद कर दी। रमाकांत ने कहा, तू इसके लिए आया था? मैं तो समझा तुझे सूंघ लग गई। किस चीज की सूंघ? अरे बड़ी तड़कती फड़कती खबर है। खबर क्या है, बस यूं समझ टीवी सीरियल की स्टोरी है। जरा ठंड रख, अभी सुनाता हूं। सुनील ने इधर उधर देखते हुए जवाब दिया, स्टोरी तो सुनूंगा, लेकिन आज नीचे रिसेप्शन पर सोनल नहीं दिखाई दी। जरा उसे फोन करके बोलो कि वो और उसका भाई फौरन यहाँ पहुंचे, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। रमाकांत ने वैसा ही किया। सुनील ने कहा, चलो जब तक वो लोग आते हैं तब तक वो टीवी सीरियल वाली स्टोरी हो जाए। ठीक है, सुन। विश्वासघात के फैमिली ड्रामे का ये सिनेरियो सुन। एक ऐसे कस्बई माहौल का तसव्वुर कर जहां लोग खुश हैं, आबाद हैं, फलते फूलते हैं, लेकिन तंग दिल हैं। तंग दिल? सुनील ने कहा, हाँ, तंग दिल। वहां हर कोई हर किसी को जानता है। कोई छींक भी मारता है तो सबको खबर लगती है। जहां कोई नौजवान लड़की जब नौजवानी का कोई रंगीन ख्वाब देखती है तो लोग उसकी शक्ल से पढ़ लेते हैं। कोई नई पोशाक पहनती है तो लोगों का तसव्वुर उड़ान भरने लगता है कि उसने वो ड्रेस कहाँ से हासिल की, क्यों पहनी। ऐसे ही माहौल में एक बड़ी ही नेक नीयत, नेक बख्त दोशीजा रहती थी जिसका नाम था जानकी सांगवान। ये उसकी तस्वीर है। ओहो, तस्वीर भी है तुम्हारे पास? सुनील ने कहा। रमाकांत ने उसके सामने तस्वीर की जगह से मोड़ा हुआ एक पुराने अखबार का पेज रख दिया। ये अखबार कहाँ से आया? ये उसी कस्बे का लोकल अखबार है जिसके टेब्लॉइड साइज के सिर्फ 4 पेज छपते थे। कस्बे का नाम भी इसमें दर्ज है, सुजलगढ़। ये क्या अखबार का फ्रंट पेज है? हाँ। ऐसा क्या किया था लड़की ने जो फ्रंट पेज की दावेदार बन गई? वो गायब हो गई थी। कैसे? क्या अगवा हुआ था? ये तो कभी पता नहीं चल पाया, बस गायब हो गई थी। गायब होने के पीछे जो कहानी है वो सुनाता हूं, जरा ध्यान देकर सुनियो। इससे आगे की कहानी में एक खास किरदार की एंट्री होती है। वो खास किरदार था फार्म गुड्स जैसे ट्रैक्टर के पार्ट, ट्रॉली वगैरह बेचने वाला एक ट्रैवलिंग सेल्समैन जिसका नाम था संजीव सहगल। संजीव सहगल? वो दाईं आंख के नीचे मस्से वाला संजीव सहगल? उस वक्त मस्सा नहीं था, वो बाद में निकला था। इस ट्रैवलिंग सेल्समैन की उस कस्बे की लड़की जानकी सांगवान से दोस्ती हो गई, जो आशिकी में तब्दील हो जाने की धमकी देने लगी और जिसकी वजह से लड़की के घर वाले खबरदार होने लगे। जब वो दोनों इकट्ठे घूमने फिरने लगे, नज़दीकी शहर में पिक्चर और डिनर के लिए जाने लगे, तो घर वाले आपे से बाहर होने लगे। जब उनकी दोस्ती के बारे में कस्बे में भी खूब खुसर फुसर होने लगी तो घर वालों ने लड़की पर दबाव डालना शुरू किया कि वो सेल्समैन से किनारा करे। लड़की इस बात के लिए तैयार नहीं हुई। वो अपना एक नया ही संसार बसाने के सपने देखने लगी थी। समाज की पाबंदियों और रिवाजों से बागी हो जाने के मंसूबे बनाने लगी थी। अब जो सेल्समैन था वो परमानेंट तो वहां रहता नहीं था। वो उसकी टेरिटरी थी, इसलिए आता जाता रहता था। एक दिन सहगल को शहर में जानकी की चिट्ठी मिली जिसका लब्बोलुआब ये था कि अब शादी को और ज्यादा नहीं टाला जा सकता। क्या समझा काका बल्ली? समझा, यानी धूल का फूल तैयार हो रहा था। बिल्कुल। तो सहगल ने क्या किया? चिट्ठी फाड़ के फेंक दी, पता बदल दिया? बिल्कुल नहीं। चिट्ठी खोलते ही सच्चे आशिक की तरह सुजलगढ़ रवाना हो गया। उसने रात 10:30 बजे राजनगर से चलने वाली वो ट्रेन पकड़ी जो सुबह 5 बजे सुजलगढ़ पहुंचती थी। थोड़ी दूर जाते ही राजनगर से तीसरे स्टेशन प्रतापगढ़ के करीब ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया। कई लोग मारे गए, लेकिन वो खुशकिस्मत था कि जान से जाने से बच गया। घायल हालत में उसे नज़दीकी सरकारी अस्पताल में पहुंचा दिया गया, जहां पता चला कि उसके दिमाग में गंभीर चोट लगी थी, जिसकी वजह से वो अपनी याददाश्त खो बैठा। काफ़ी लंबे अरसे तक वो हॉस्पिटल में ही पड़ा रहा। आखिरकार धीरे धीरे वो ठीक होने लगा और धीरे धीरे उसकी याददाश्त भी वापस लौटने लगी। तब उसे याद आया कि वो घर से किस वजह से निकला था और क्यों उसका सुजलगढ़ पहुंचना ज़रूरी था। उसने जानकी के घर के फ़ोन पर कॉल लगाई तो पता चला कि वो तो एक लंबे अरसे से घर से गायब थी।
उस खबर का उसके बीमार दिलो दिमाग पर ऐसा असर हुआ कि वो फिर से बुरी हालत में पहुंच गया और सन्निपात के रोगियों की तरह प्रलाप करने लगा। लिहाजा उसका ठीक होकर हॉस्पिटल से छुट्टी पाना सपना ही बनकर रह गया। और जानकी का क्या हुआ? सुनील ने पूछा। उसकी मुसीबत की घड़ी में उसको बार बार यही पट्टी पढ़ाई जाती रही कि शहरी मर्द ऐसे ही झूठे और विश्वासघाती होते हैं। ये बात ध्यान में रखना कि उस टाइम केबल का, टीवी सीरियलों का, इंटरनेट और मोबाइल्स का ज़माना नहीं था और लड़कियों में आज के जैसी अवेयरनेस नहीं थी। तब लड़कियां अमूमन वही पट्टी पढ़ लिया करती थीं जो घर के बड़े उन्हें पढ़ाते थे। इसलिए सहगल की तरफ से कोई जवाब ना आने पर जानकी ने सहज ही ये सोच लिया कि वही सच था जो उसके माँ बाप शहरी बाबुओं के बारे में बोलते थे। विश्वासघात से आहत वो लड़की एक रात जब अपने बिस्तर पर सोई तो सुबह वो वहां मिली ही नहीं। रातों रात वो अपने घर से ही नहीं, कस्बे से भी गायब हो गई। किसी को जरा भी खबर नहीं लगी कि वो कहाँ गई। और तुमको ये सब बातें कैसे पता चली? सुनील ने सवाल किया। देखो मालको, मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे आदमियों ने करिश्मा कर दिखाया है। असल में जो भी मालूम हुआ है उसमें ज्यादा बड़ा हाथ गुडलक का था। ये तुरुप के पत्ते जैसी बहुत ही खास जानकारी उनके हाथ लगी कि जानकी घर से भागकर राजनगर पहुंची थी और यहाँ उसने अपना नाम मैथिली रख लिया था। फिर ये अखबार हाथ लगा जिसके मुखपृष्ठ पर जानकी आज 20-22 साल बाद भी मैथिली ही दिखाई पड़ती है। जवाहर सक्सेना ने मैथिली से कोर्ट में मैरिज की थी। ये बात जौहरी को मामूली पूछताछ से पता चल गई थी। जौहरी ने उसकी मैरिज का रिकॉर्ड टटोला तो पाया था कि उसके ऊपर गवाह के तौर पर वसुंधरा के साइन थे। फिर ये भी पता चला कि निखिल, जो असल में मैथिली की नाजायज़ औलाद था, उसे सक्सेना ने कानूनी तौर से अडॉप्ट किया था और इसी वजह से वो अपने नाम के साथ अपने पूर्व पिता का नहीं, सक्सेना का सरनेम लगाता था। अडॉप्शन की कार्यवाही में माँ को अपने मूल और जन्म स्थान के बारे में काफ़ी सारी ओरिजिनल जानकारी भी दर्ज करानी पड़ी थी, जिसमें उसका सुजलगढ़ का पता दर्ज था, असली नाम जानकी सांगवान भी दर्ज था और अभिभावक के तौर पर वसुंधरा का नाम दर्ज था, जिसमें वसुंधरा को उसकी मौसी बताया गया था। तब फिर तुम्हारे आदमी वसुंधरा के पीछे लगे होंगे, है ना? सुनील ने पूछा। हाँ बिल्कुल। ये जौहरी और दिनकर का ही कमाल था कि इतने थोड़े टाइम में वो उस औरत से असली कहानी निकलवाने में कामयाब हो गए। जैसा कि मैंने पहले बताया, जानकी सुजलगढ़ से भागकर राजनगर आई थी क्योंकि संजीव सहगल वहीं रहता था जिसकी उसे तलाश थी, और वो उसे इसलिए नहीं मिला क्योंकि वो पिछले 1 साल से प्रतापगढ़ के सरकारी हॉस्पिटल में पड़ा था। घर से भागते वक्त वो अपने साथ कुछ नकदी और जेवर लेकर आई थी। उसी के जरिए उसने खुद को राजनगर में स्थापित किया, टाइप और शॉर्ट हैंड सीखा और फिर नौकरी करने लगी। फिर धूल के फूल का जन्म हुआ और कोई 15-16 साल यूं ही गुजर गए। फिर उसकी मुलाकात जवाहर सक्सेना से हुई, जिसे पता नहीं उसमें क्या भाया जो वो उससे एक किशोर बेटे की माँ से शादी करने को तैयार हो गया। जहाँ तक मुझे लगता है, जानकी उर्फ मैथिली को सक्सेना से कोई मोहब्बत नहीं थी। उसके दिल में तो आज भी संजीव सहगल बसा हुआ था जो उसके बच्चे का बाप था। उसने शादी जरूर अपनी औलाद की खातिर की थी, जिसे सही तरीके से पालने पोसने की उसकी हैसियत नहीं थी और जिसे वो बाप का नाम देना चाहती थी। इसी वजह से उसने शर्त रखी होगी कि वो निखिल का सौतेला बाप न बने, बल्कि उसे कानूनी तौर पर अडॉप्ट करके उसे अपना बेटा बना ले। अडॉप्शन और शादी की तारीखें बताती हैं कि पहले अडॉप्शन हुआ था, फिर शादी हुई थी। लेकिन निखिल तो सक्सेना के सख्त खिलाफ था, उसे एकदम नापसंद करता था। ऐसा कैसे? सुनील ने कहा। वो इसलिए क्योंकि सक्सेना ने मैथिली से अच्छा व्यवहार नहीं किया था। उसने मैथिली से शादी इसलिए की थी क्योंकि उसकी शादी की उम्र अब रही नहीं थी। मैथिली काफ़ी खूबसूरत थी, अपनी उम्र से 10 साल छोटी लगती थी, और सक्सेना नुमाइश के काबिल बीवी का शौकीन था। वो पुराने ख्यालों का आदमी था जो घर से बाहर बीवी को नुमाइश की शय और घर के भीतर नौकरानी समझता था। इसी वजह से उसकी अपनी बीवी से कभी नहीं निभी। उसने तलाक के बारे में तो नहीं सोचा, लेकिन बीवी से अलग रहने लगा। अरे तो उससे क्या होता है, मैथिली फिर भी बीवी है और निखिल को उसने कानूनी तौर से अडॉप्ट किया है, इसलिए वो उसका बेटा है, सुनील ने कहा। इतना ही नहीं, अब उसका वारिस भी है। समझे कुछ? क्या समझाना चाहते हो? कहीं ये तो नहीं कि उसने सक्सेना के माल पर नजरें गड़ाई हुई थी? मैं नहीं कहता, वसुंधरा कहना चाहती है। साफ साफ इशारा देती है इस बात का
कि लड़के ने एक पंथ दो काज किए हैं। माँ की जान सांसद से निकाली, उसे आज़ाद किया और माल मुट्ठी में किया। समझा, लेकिन एक बात बाकी रह गई अभी भी। ये सहगल कैसे वापस तस्वीर में आकर फिट हो गया? उसने मैथिली को ढूंढ निकाला या ये काम मैथिली ने किया? सुनील ने सवाल किया। सहगल ने उसको ढूंढा, सच्चे आशिक की तरह। जैसे वो जानकी की प्रेगनेंसी की खबर सुनकर खड़े पैर सुजलगढ़ रवाना हो गया था, वैसे ही हॉस्पिटल से निकलने के बाद और पूरी तरह से ठीक होने के बाद वो फिर से जानकी की तलाश में जुट गया। और वो तलाश इतने सालों के बाद कामयाब हुई, जब दोनों एक ही शहर में थे। और ये तलाश कामयाब हुई कैसे? सुनील ने पूछा। उसकी डिटेल तो अभी नहीं पता, लेकिन कैसे भी करके हो गई कामयाब। सुनील ने कुछ सोचते हुए कहा, सहगल ने कहा था कि वो मैथिली को 1 साल से जानता था, लेकिन हो सकता है वो झूठ बोल रहा हो। देख काका बल्ली, अगर और ज्यादा पहले से जानता भी होगा तो 5 साल से ज्यादा पहले से तो नहीं ही जानता होगा, क्योंकि ऐसा होता तो फिर उसकी माशूक किसी गैर की बीवी नहीं बनी होती और उसका बेटा किसी गैर का बेटा नहीं बना होता। हाँ, ये बात तो ठीक है, लेकिन निखिल को सहगल की असलियत मालूम होगी क्या? क्या उसे पता होगा कि सहगल का उसकी माँ से क्या रिश्ता था? इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। सुनील थोड़ी देर चुप बैठा रहा। फिर उसने कहा, एक बात और समझ में नहीं आ रही। मैथिली सक्सेना को छोड़कर जाना चाहती थी, लेकिन जाती नहीं थी। ऐसी कौन सी बात होगी जो उसे अटकाए हुए थी? रमाकांत ने जवाब दिया, हो सकता है उसे ये डर हो कि अगर वो उसे छोड़कर गई तो वो निखिल को अपना बेटा मानने से इनकार कर देगा या उसे अपनी जायदाद से बेदखल कर देगा। या फिर एक बात यह भी हो सकती थी कि सक्सेना उस अडॉप्शन को फ्रॉड का दर्जा दे दे, ये कहकर कि उससे ये बात छिपा के रखी गई थी कि निखिल मैथिली की नाजायज औलाद था। अगर ये बात आम हो जाती तो सोचो माँ बेटे की कितनी दुर्गति होती। सुनील ने कहा, अच्छा खैर जो भी है, चलो। क्या तुम्हें यह पता है कि मैथिली अपने घर पर नहीं है? निखिल ने उसे किसी गुमनाम जगह पर मूव कर दिया है? नहीं, इस बारे में तो मुझे नहीं पता, मैं पता करता हूँ, रमाकांत ने कहा। और हाँ, एक बात और है सुनील प्यारे, सहगल मेरा ज्यादा पुराना दोस्त तो नहीं है, लेकिन उसकी लव स्टोरी की खबर मिलने के बाद से, उसकी सच्ची मोहब्बत को देखते हुए अब मुझे उस पर तरस आ रहा है। उसे अपनी मुसीबत से निजात मिलनी चाहिए, उसका मैथिली से मिलन होना चाहिए, निखिल को अपना बेटा कहकर पुकारने का उसे हक मिलना ही चाहिए। सुनील ने उसे घूरते हुए कहा, भले ही कत्ल मैथिली ने किया हो तो भी? अरे अभी हमें असलियत कहाँ मालूम है। वो औरत बेचारी इतनी छोटी उम्र से अपनी मोहब्बत का सलीब ढो रही है। 20 साल से एक नहीं तो दूसरा नरक भुगत रही है। कभी भी तो तकदीर ने उसका साथ नहीं दिया। अब तो उसे ब्रेक मिलना चाहिए, कम से कम अब तो उसके साथ कुछ अच्छा होना चाहिए। क्या बात है रमाकांत, मैं देख रहा हूं कि तुम तो एक नई ही जुबान बोल रहे हो। तेरे ऊपर जा रहा हूं काका बल्ली, सोहबत का असर हो रहा है। सारे जहान का दर्द क्या सिर्फ तेरे ही जिगर में है? अच्छा ठीक है, पहले वो मिले तो सही, कुछ अच्छा करने देगी हमें तो अच्छा होगा ना। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। ये एक अजनबी आदमी था जिसे सुनील ने पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन रमाकांत उसे देखते ही उछलकर खड़ा हो गया। आप हॉल में जाकर बैठिए प्लीज, मैं 1 मिनट में आता हूँ, उसने कहा। जब वो चला गया तो उसने सुनील से कहा, ये एक्साइज ऑफिसर है, लिकर का स्टॉक चेक करने आता है, या दूसरे शब्दों में कहूँ तो खिदमत कराने आता है। खून मुँह लगा है भूतनीके को। तुम यहाँ बैठो, मैं थोड़ी देर में इसे निबट कर आता हूँ, वरना ये कमबख्त रेड तक पड़वा सकता है। ठीक है, सुनील ने कहा और इंतजार करने लगा। 5 मिनट बाद सोनल और विशाल वहां आ पहुंचे। विशाल ने उन्हें कुर्सियों पर बैठने का इशारा किया। दोनों बैठ गए और सोनल ने कहा, हमने अखबार में जवाहर सक्सेना की मौत की खबर पढ़ी है। अब विशाल को तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। सुनील ने उसकी बात काटते हुए कहा, क्यों नहीं पड़ेगा, फर्क तो पड़ सकता है। आगे क्या होगा ये इस बात पर निर्भर करेगा कि मरने वाले का वारिस कौन होगा। अगर वारिस मैथिली सक्सेना मुकर्रर हुई तो तुम्हारे भाई के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो मेरे कहने से ही मान जाएगी कि इसके साथ कोर्ट कचहरी ना किया जाए। लेकिन अगर वारिस कोई ऐसा आदमी बना जिसका मिजाज हम नहीं जानते तो जरूर मुश्किल हो सकती है। अब क्यों मुश्किल होगी भला? सोनल ने कहा। क्या मतलब?
जवाब विशाल ने दिया। वो इसलिए नहीं होगी क्योंकि मैंने रकम चुकता कर दी है। क्या कहा तुमने? मैंने कहा कि जिस रकम के गबन का मेरे ऊपर इल्जाम था वो मैंने चुकता कर दी है। चुकता कर दी है? किसको? जवाहर सक्सेना को। कितनी रकम? 1,52,274 रुपए। रसीद दिखाओ जरा। रसीद की कोई जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी? जो कागजात मैंने जाली बनाए थे वो मुझे वापस मिल गए, फिर रसीद की क्या जरूरत रह गई? कब लौटाई तुमने ये रकम? कल रात को। किस वक्त? वक्त का सही अंदाजा मुझे नहीं है, शायद 11 बजे थे या 11:15। वाह! या 11:30 या 11:45 या 11:45 या 10:30। ये भला क्या बात हुई? पता है ना कल उसका मर्डर हुआ है। हाँ पता है, खबर पढ़ के ही तो आपके पास आए। मेरी बहन को चिंता थी, वो ये जानना चाहती थी कि जवाहर सक्सेना के मर जाने से मुझे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। कैसा फर्क? सुनील ने पूछा। कोई ये कहने लगे कि ऐसी पेमेंट नहीं हुई थी। जब जाली कागजात तुम्हारे पास थे तो कोई कैसे कह देता? किस बिना पर कह देता? वही तो मैं भी समझा रहा हूँ, लेकिन सोनल को फिर भी चिंता हो रही थी। अच्छा ये बताओ, सक्सेना के कत्ल से कितनी देर पहले तुमने उसकी रकम चुकता की थी? ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे कत्ल का वक्त नहीं मालूम। फर्ज करो कि वो वक्त आधी रात के करीब का था, तो फिर तो मैंने कत्ल से थोड़ी ही देर पहले उसकी रकम उसे लौटाई थी। नकद थी? जी हाँ। लेकिन ऐसी कोई रकम वहां से तो बरामद नहीं हुई। तो किसी ने चोरी कर ली होगी, किसी ने मौके का फायदा उठाया और पैसे पर हाथ साफ कर गया होगा। किसने किया होगा ये? मुझे क्या पता किसने। और लौटाने के लिए रकम आई कहाँ से तुम्हारे पास? कल तक तो तुम्हारे पास थी नहीं, तुम्हारी बहन के पास भी नहीं थी, फिर अचानक कहाँ से आ गई? आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अबे ओ ढक्कन, तुझे पता भी है तू क्या बकवास कर रहा है। खैर ये तो छोड़, पहले ये बता कि जवाहर सक्सेना ने वो सारे जाली कागजात तुमको लौटा दिए हैं? हाँ। कहाँ से निकाले थे उसने? ऑफिस में किस जगह रखे थे? और खबरदार जो मुझसे नजरें चुराई, मेरी निगाह से निगाह मिलाकर जवाब दो। उसने वो कागज मेज की एक दराज से निकाले थे। दराज खुला था या चाबी लगा के खोला उसने? चाबी लगा के खोला। तुम्हारे सामने? हाँ। चाबी कहाँ थी? उसके चाबियों के गुच्छे में थी। और गुच्छा कहाँ था? उसकी जेब में। जब तुमने रकम लौटाई तो उसने पैसों का क्या किया? वो उसने अपने पास रख ली। पास कहाँ? दराज में। नहीं, मेरे ख्याल से जेब में रखी थी। ऐसे ही रख ली? पहले गिनी नहीं? गिनी। नोट कैसे थे? 1,000 के। और 1,000 के नोट तुमने इसलिए रखे क्योंकि वो जेब में आ सकते थे? जी हाँ। तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि उसके पास से या उसके ऑफिस में कहीं से भी कोई बड़ी कैश रकम बरामद नहीं हुई है। तभी तो मैं कह रहा हूं कि किसी ने पार कर ली होगी। क्या पता कत्ल का मकसद वो रकम हथियाना ही हो। अबे साले, तुम हवाइयां उड़ाने से बाज नहीं आओगे। तुम कल रात जवाहर सक्सेना के पास गए थे, लेकिन पेमेंट करने नहीं, पेमेंट करने का बहाना बनाकर गए थे। बहाने से वहां पहुंचकर तुमने उसका कत्ल किया, फिर उसकी जेब से उसका चाबियों का गुच्छा निकाला और तुम्हारे बनाए हुए जाली कागजात जहां भी रखे थे उनको वहां से बरामद किया। क्योंकि तुम उसके ऑफिस में काम करते थे, इसलिए तुम्हें अच्छी तरह पता था कि वो कागजात कहाँ रखे जाते थे। फिर तुमने वो कागज अपने कब्जे में किए और वहां से खिसक गए। ये आप क्या कह रहे हैं मिस्टर सुनील? ये सब झूठ है। साबित करके दिखाओ। बताओ कत्ल के वक्त तुम कहाँ थे? सक्सेना को अदा करने के लिए पैसा तुम्हारे पास कहाँ से आया? अपनी बात को साबित करके दिखाओ। सोनल आवेश से बोली। सर, आप मेरे भाई पर कत्ल का इल्जाम लगा रहे हैं। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। झूठ बोल के ये खुद अपना सिर ओखली में दे रहा है। अगर ये सारी बातों के जवाब नहीं देगा तो पुलिस इसे छोड़ने वाली नहीं है। देर सवेर उनको सब बात का पता चल ही जाएगा कि ये वहां गया था। विशाल ने ढीठ की तरह जवाब दिया। हाँ तो क्या हो गया? पुलिस तो बेगुनाह लोगों को गिरफ्तार करती ही रहती है, लेकिन आखिरी में उनको मुझे छोड़ना ही पड़ेगा। वो मुझे गिरफ्तार करके रखे नहीं रह सकते। क्यों नहीं रखे रह सकते? जब तुम पर यह इल्जाम लगेगा कि तुमने बिना पैसा दिए वो कागजात कब्जा लिए, तो क्या जवाब दोगे? जब वो तुमसे बोलेंगे कि ऐसा तुम सक्सेना का कत्ल किए बिना नहीं कर सकते थे, तो क्या जवाब दोगे तुम? ये जो तुम ढिठाई दिखा रहे हो ना, यही तुम्हारा वाटरलू बनेगी, यही तुमको लेकर डूबेगी, देखना।
सोनल ने चिंतित भाव से कहा, क्या पुलिस को गबन की खबर लग गई होगी? शायद अभी नहीं लगी। अगर लग गई होती तो ये यूं छुट्टे सांड की तरह ना घूम रहा होता, लेकिन लग के रहेगी, ये मुझसे लिखवा के रख लो। विशाल ने गुस्से से कहा, सोनल, तुम इस आदमी की बातों में मत आओ। इनको पता है कि कत्ल किसने किया है, लेकिन इनका कोई स्वार्थ है जो ये उसका नाम नहीं ले रहे और कत्ल को मेरे सिर पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। सुनील ने कहा, तुम कुछ ज्यादा ही बोलते हो प्यारे लाल। अच्छा ये बताओ, तुमने सक्सेना को जो रकम दी थी वो सारी हजार हजार के नोटों में थी? हाँ बोला तो। और उन पैसों को उसने अपने बटुए में रख के बटुए को कोट की जेब में रखा? बटुए में नहीं रखा था। उसने ट्राई करके देखा था, लेकिन बटुए में वो नोट समा नहीं पाए थे। उनको दोहरा करके उन पर रबर बैंड चढ़ा के उसने जेब में रखा था। अच्छा, 274 रुपये किस सूरत में थे? 2 नोट 100 के थे, एक 50 का, एक 20 का और एक 5 का। और ये सारी रकम आई कहाँ से थी तुम्हारे पास? अरे एक ही बात को बार बार क्यों दोहरा रहे हैं आप? अच्छा, किसी को इस बात की खबर थी कि वो रकम तुम्हारे पास है? इससे पहले कि विशाल कोई जवाब देता, सुनील के फोन की घंटी बजी। उसने कॉल रिसीव की। ये अर्जुन था। सुनील ने सवाल किया, क्या टैक्सी ड्राइवर मिल गया? वो तो नहीं मिला गुरुजी, लेकिन एक बात और पता चली है, तो मैंने सोचा आपको बता दूं। कत्ल की जगह पर टाइपराइटर में जो सुसाइड नोट मिला था, उसके बारे में पुलिस का कहना है कि वो उस टाइपराइटर पर टाइप नहीं किया गया था। पुलिस के एक्सपर्ट को पता चला है कि उस टाइपराइटर के अक्षरों की अलाइनमेंट नोट पर टाइप हुए अक्षरों से नहीं मिलती। उसे किसी और टाइपराइटर पर लिखा गया था और फिर उसे ऑफिस वाले टाइपराइटर के रोलर में डाल दिया गया था। और जिस टाइपराइटर पर उसे टाइप किया गया था वो टाइपराइटर है जो मरने वाले की पत्नी मैथिली सक्सेना के बेडरूम में रहता है। ये एक पोर्टेबल टाइपराइटर है और वो नोट किसी ट्रेंड टाइपिस्ट द्वारा उसके ऊपर टाइप किया गया था। ये कैसे पता चला कि वो किसी ट्रेंड टाइपिस्ट ने ही टाइप किया था? असल में गुरुजी, टाइप की रवानगी और कागज के ऊपर अक्षरों के दबाव से पता चला कि वो नोट टच सिस्टम से टाइप किया गया था, जो कि कोई ट्रेनिंग प्राप्त टाइपिस्ट ही कर सकता है। अनाड़ी लोग हंट एंड पैक सिस्टम से टाइप करते हैं, यानी कीबोर्ड पर अक्षरों को ढूंढ ढूंढ कर कीज दबाते हैं, जबकि जो ट्रेंड टाइपिस्ट होते हैं उनकी सारी उंगलियां कीबोर्ड पर थिरकती हैं और उनको कीबोर्ड की तरफ देखना भी नहीं पड़ता। ओह, मैथिली खुद एक ट्रेंड टाइपिस्ट थी, सुनील के मुंह से निकला। अच्छा ये बता, निखिल से बात हुई? मैथिली से बात करवाने को राजी हुआ वो? हाँ बात हुई उससे। वो पता तो नहीं बता रहा, लेकिन कहता है कि जल्दी ही बात करवा देगा। ठीक है। इतना कहकर सुनील ने फोन बंद कर दिया। फिर उसने विशाल सिक्का से सवाल किया, हाँ तो प्यारे लाल, ये बताओ, कल तुमने कहा था कि सक्सेना के घर में कोई ऐसा आदमी मौजूद था जो तुम्हारी खातिर तुम्हारे हक में सक्सेना पर दबाव डाल सकता था। विशाल ने लापरवाही से जवाब दिया, अब उसका जिक्र बेकार है। अब तो उस बात की कोई अहमियत ही नहीं रही। जिस पर दबाव डलवाना था जब वो ही नहीं रहा, तो दबाव डालने वाले के जिक्र करने से क्या फायदा? सुनील समझ गया कि वो जवाब देने वाला नहीं है। उसने सोनल से सवाल किया, कल मैंने तुमको एक कागज पर अपने घर का फोन नंबर लिख कर दिया था, वो कागज कहाँ है? सोनल ने जवाब देने के लिए मुंह खोला, लेकिन विशाल ने तीखे स्वर में उसे टोका, चुप रहो। लेकिन सोनल ने उसकी बात पर ध्यान दिए बिना कहा, मैंने वो विशाल को दे दिया था। अब सुनील ने विशाल से पूछा, क्या किया तुमने उसका? अपनी जेब में रखा था। दिखाओ निकाल कर। वो मैंने फेंक दिया था। क्यों? जरूरत ही नहीं रही थी। सक्सेना को पैसा देने के बाद सारा किस्सा ही खत्म हो गया, तो आपके घर का फोन नंबर रख के मैं क्या करता, इसलिए फेंक दिया। कहाँ फेंका था? मुझे याद थोड़ी है, यूं ही राह चलते कहीं उड़ा दिया था। सुनील ने दांत भींचते हुए कहा, वो पुर्जा सक्सेना की कोठी में उसकी बीवी के बेडरूम के दरवाजे के सामने गलियारे में उड़ता हुआ पाया गया था। विशाल के चेहरे पर हैरानी के भाव उभर आए। ये कैसे हो सकता है? ये तो तुम बताओगे मियाँ प्यारे लाल। मुझे नहीं पता, और वैसे भी अगर ऐसा है भी तो कौन सी आफत आ गई? सुनील ने कुछ देर उसे कड़ी निगाहों से घूरा और फिर बोला, कल जब मैं सक्सेना से मिलने गया था तो वहां मैथिली सक्सेना पहुंच गई थी। वो तुम्हारी हिमायत में बोलने की कोशिश कर रही थी। मुझे लगता है वो तुमको पसंद करती है,
क्योंकि हिमायत में उसी आदमी के बोला जाता है जो पसंद हो, जो कोई खास हो। अच्छा ये बताओ प्यारे लाल, क्या तुम कभी मिसेस सक्सेना के बेडरूम में गए हो? आप भूल रहे हैं मिस्टर सुनील कि मैं वहां नौकरी करता था। सारा दिन मुझे वहां रहना होता था। काम से मुझे कहीं भी जाना पड़ सकता था। तो ऐसी जगहों में जहां तुम्हें काम से जाना पड़ता था, एक जगह मैथिली सक्सेना का कमरा भी थी, है ना? हाँ, जाता था कभी कभी। उसके कमरे में एक पोर्टेबल टाइपराइटर था। क्या तुमने कभी उसका इस्तेमाल किया? हाँ, कभी कभी मिसेस सक्सेना मुझे डिक्टेशन देती थी तो मैं वहीं पर उसको टाइप करता था। और ऐसा सक्सेना के कहने से होता था। सक्सेना बोलता था कि मैडम अपना ऐसा काम तुमसे करा लें। सक्सेना को उस बात की खबर नहीं होती थी। समझा, यानी वो काम वहां तुम्हारी नौकरी का हिस्सा नहीं था। ऐसा ही समझ लीजिए। तो फिर ये तो एक तरह से बेकार हुई। तो तुम्हें ऐसा काम करने की जरूरत क्या थी? मना कर देते। सक्सेना को बोलते तो वो खुद ही मना कर देता। नहीं बोला मैंने, क्योंकि मुझे उस काम से कोई एतराज नहीं था। मिसेस सक्सेना एक भली औरत थी। मुझे उनसे हमदर्दी थी, क्योंकि सक्सेना उनको नाहक परेशान करता रहता था। और इसीलिए, इसी हमदर्दी के लिए, जब वो कोई काम तुमको बताती थी तो तुम कर देते थे, जैसे उनके लिए चिट्ठियां लिखना, टाइप करना वगैरह। हाँ, कर देता था। तो इसमें कौन सा पाप कर दिया मैंने? क्या तुम्हें पता है कि मिसेस सक्सेना खुद एक ट्रेंड टाइपिस्ट थी? पता है, लेकिन कभी कभी उनकी दाईं बाह में जकड़न हो जाती थी, और जब ऐसा होता था तभी वो मुझसे टाइप कराती थी। अच्छा, कल रात जब तुम सक्सेना से मिलने गए तो वो तुमसे अपने निजी कमरे में मिलने की जगह पिछले ऑफिस में क्यों मिला? क्योंकि उस समय वो वहीं पर बैठा हुआ था। बाहर आने की जगह उसने मुझे भी वहीं बुला लिया, और वहीं पर तुमने रकम उसे सौंपी। जी हाँ, गिन के उसके सामने रखी थी। पहले से ही गिनी गिनाई थी। 1,52,274 रुपये। देनदारी की इतनी एक्यूरेट जानकारी कैसे थी तुमको? गबन तो तुमने 1.5 लाख का किया था ना? इस बार विशाल हड़बड़ा गया। फिर बोला, तो ब्याज भी तो था। हाँ, बिल्कुल था। लेकिन ब्याज के साथ नेट रकम की एक्यूरेट जानकारी तुम्हें कहाँ से मिली, जो तुम उसे पहले से ही गिनकर साथ लेकर आए? वो दरअसल मेरा वो मतलब नहीं था। मैं ब्याज की गुंजाइश रख के रकम साथ लाया था। गिनी मैंने वहां पर थी जब उसने मुझे एग्जैक्ट फिगर बताई थी तब। एग्जैक्ट फिगर की खबर सुरेश कुंद्रा को थी, क्योंकि ब्याज को कैलकुलेट करके ये फिगर उसी ने बनाई थी। कहीं ये खबर तुमको कुंद्रा ने तो नहीं दी? नहीं तो वो वहां कहाँ था? हो सकता है पहले ये खबर उसने तुम्हें दी हो। जी नहीं, मुझे जो बताया था सक्सेना ने बताया था। क्या सक्सेना टाइपिंग जानता था? हाँ, जानता था। कई बार अपनी खास सीक्रेट चिट्ठियां वो खुद टाइप करता था। मेरा मतलब, क्या वो ट्रेंड टाइपिस्ट था? टच सिस्टम से टाइप करता था? जी नहीं, वो 2 हाथों की 2 उंगलियों से टाइप करता था, यानी हंट एंड पैक सिस्टम से। लेकिन उसे काफ़ी प्रैक्टिस थी, इसलिए तेज़ स्पीड से कर लेता था। और तुम तो टाइपिंग जानते हो, टच सिस्टम से ही करते हो ना तुम? जी हाँ। क्या तुम्हें पता है कि भीतरी ऑफिस में मौजूद टाइपराइटर में जो चिट्ठी लगी हुई थी और जो मरने वाले का सुसाइड नोट जान पड़ती थी, वो नोट उस टाइपराइटर पर टाइप नहीं किया गया था। उसे किसी ट्रेंड टाइपिस्ट ने मिसेस सक्सेना के कमरे में मौजूद टाइपराइटर पर टाइप करके मौकाए वारदात पर प्लांट किया था। इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है? विशाल तेजी से उछलकर खड़ा हो गया और बोला, मैं जा रहा हूं। सोनल, चलो तुम भी। इतना कहकर वो तेजी से बाहर निकल गया। सोनल एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर वो भी उसके पीछे लपकी। उनके जाने के बाद सुनील ने एक सिगरेट सुलगाया और कुर्सी पर बैठकर कुछ सोचने लगा। कुछ देर बाद रमाकांत लौट आया। सुनील ने उसे सारी बात बताई जो विशाल और सोनल के साथ हुई थी। मेरे पास भी तेरे लिए एक फड़काऊ खबर है काका बल्ली। सक्सेना की बीवी की खबर मिल गई है। अच्छा, कौन से नर्सिंग होम में है? सुनील ने पूछा। अरे नर्सिंग होम तो तब जाती जब मायावी असली बीमार होती। वो तो होटल में है, होटल में। कौन से होटल में? पैनोरामा, जो सेंट्रल पार्क के करीब है। वहां पर वो जानकी सांगवान के नाम से रूम नंबर 309 में बुक है और पुलिस की निगाहों में है। पुलिस की निगाहों में? अरे इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? जब मेरे आदमी ये काम कर सकते हैं तो पुलिस के आदमी क्यों नहीं करते हो सकते? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, सुनील ने कहा।
मैं दरअसल ये नहीं समझ पा रहा कि वो लोग उसे ढील क्यों दे रहे हैं। अगर उसका बयान लेना चाहते हैं तो उसे पकड़ क्यों नहीं लेते? होगी कोई वजह, शायद उसे फरार होते हुए गिरफ्तार करना चाहते होंगे। उन्होंने तो उसके होटल के कमरे की टेलीफोन लाइन भी टेप की हुई है। एक हवलदार होटल के टेलीफोन एक्सचेंज में ऑपरेटर के साथ बैठा है। यानी वो हर आई गई कॉल को बीच में सुनेगा? सुनील ने सवाल किया। तो और किस लिए वो इतनी ड्यूटी लगा रहा है वहां? मैं उस औरत से पुलिस की जानकारी में आए बिना मिलना चाहता हूं रमाकांत। उसका तो कोई चांस नहीं है काका। अरे ऐसी नाउम्मीदी की सिचुएशन कोई नहीं होती, कोई तो चांस जरूर होगा। चल के देखते हैं। वो लोग हमें पहचान लेंगे और फिर दूर तक खदेड़ के आएंगे। हो सकता है गिरफ्तार भी कर लें। आखिर हम विटनेस से टेम्परिंग जो कर रहे होंगे। अरे टेम्पर करते पकड़ पाएंगे तभी तो कुछ करेंगे ना। चलो उठो। थोड़ी देर में वे होटल पैनोरामा पहुंच गए। होटल की पहली मंजिल पर एक बार कम रेस्टोरेंट था, जिस तक लॉबी से गुजरकर भी पहुंचा जा सकता था और जिसका होटल की इमारत के बाहर से भी एक अलग रास्ता था। बाहर से सीढ़ियां थीं जो एन रेस्टोरेंट तक पहुंचती थीं। उन्हीं सीढ़ियों के रास्ते वो रेस्टोरेंट में पहुंचे। एक टेबल पर बैठकर सुनील ने बियर का ऑर्डर दिया। रमाकांत भुनभुनाया, ये काम यूथ क्लब में नहीं हो सकता था? तो मैयवा इत्थे बियर पीना आया है? मैं सोच रहा हूं रमाकांत। सदके जावा, तू मलिका विक्टोरिया है जो सोच रही है हिंदुस्तान को आज़ादी दूं कि ना दूं। मैं जरा टॉयलेट होकर आता हूं। सुनील के जाने के बाद रमाकांत ने एक वेटर को इशारे से करीब बुलाया और बोला, मेरे ग्लास में तड़का लगा। जी? इसमें अमरीक सिंह काला बिल्ला डाल दे। मैं समझा नहीं सर, क्या? ओए माँ सदके, एक लार्ज जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल लेके आ। यस सर, राइट अवे सर। उल्टे पांव वेटर ड्रिंक ले आया। रमाकांत ने विस्की को बियर में मिलाया और एक बड़ा सा घूंट भरा। 5 मिनट बाद सुनील वापस लौटा। उसने बताया, टॉयलेट की एक खिड़की के करीब फायर एस्केप की सीढ़ियां हैं जो ऊपर तीसरी मंजिल पर एन 309 कमरे के बाजू से गुजरती हैं। टॉयलेट की खिड़की से फायर एस्केप पर पहुंचा जा सकता है और वहां से 309 नंबर कमरे तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन टॉयलेट में लोगों की आवाजाही काफ़ी है। तो तुम कोई तरकीब करो रमाकांत कि सिर्फ इतनी देर के लिए लोगों की आवाजाही रुक जाए कि मैं खिड़की में से फायर एस्केप तक पहुंच सकूं। ये काम मैं करूं? और कौन करेगा? वड्डा काम तो वड्डे भापा जी ही कर सकते हैं ना। अबे मस्का मार रहा है। हाँ, बल्ले तेरी साफ गोई के। चल अब चुप करके बैठ। रमाकांत ने वेटर को करीब बुलाया और बोला, तुम्हारी इस ब्लैक लेबल में मज़ा नहीं आया। इंडियन ब्रांड कौन कौन से हैं? सब हैं सर। तो ठीक है, 2 लार्ज मिक्सी दी शान लेके आ। क्या लेके आऊं सर? क्या ऑर्डर दिया आपने? अबे ब्लेंडर स्प्राइट लेके आ। ओह, लाता हूं सर। अगले ही पल वो 2 ड्रिंक्स सर्व कर गया। रमाकांत ने मेज पर पड़े 2 नैपकिन उठा लिए। उसने एक को मेज की ओट में करके बारी बारी दोनों नए पैक भी उस ओट में किए और उनको नैपकिन पर पलट लिया। फिर विस्की से तर नैपकिन को दूसरे नैपकिन में लपेटकर बॉल सी बनाई और उसे अपने कोट की जेब में रखते हुए बोला, चल उठ। दोनों टॉयलेट में पहुंच गए। उस वक्त वहां एक युवक शीशे के सामने खड़ा बालों में कंघी फिरा रहा था। सुनील रमाकांत के इशारे पर उसके बाजू में खड़ा होकर अपने बाल संवारने लगा। रमाकांत ने चुपके से विस्की से भीगे नैपकिन निकालकर एक कोने में पड़े डस्टबिन के पीछे डाल दिए और लाइटर निकालकर उनको उसकी लपट दिखा दी। तत्काल वहां से एक शोला सा भड़का। रमाकांत झपट कर कंघी करते युवक के पास पहुंचा और उसकी बांह पकड़कर उसे दरवाजे की तरफ धकेलते हुए बोला, जाके किसी को आग की खबर कर। तू नौजवान है, जा दौड़ के जा। उसके बाहर निकलते ही सुनील ने उस खिड़की के पल्ले को धक्का दिया जिसे वो पहले ही खोल गया था। फुर्ती से वो उसकी चौखट पर चढ़ गया। तभी आपस में बात करते 2 आदमी दरवाजे पर पहुंचे। रमाकांत उनका रास्ता रोकता हुआ बोला, यहाँ आग लग गई है जो फैल सकती है। आप बाहर रहिए, मैनेजर साहब खुद उसका इंतजाम कर रहे हैं। दोनों ने खिड़की पर चढ़े सूट बूट वाले सुनील की पीठ पर निगाह डाली और सहमति में सिर हिलाते हुए फौरन बाहर निकल गए। सुनील ने फायर एस्केप पर कदम रखा और चुपचाप उसकी गोल सीढ़ियां चढ़ने लगा। रमाकांत ने आगे बढ़कर खिड़की को फिर से भीतर से बंद कर दिया। मामूली टेम्परेरी आग तब तक खुद ही बुझने लगी थी। तभी दरवाज़ा खुला और 2 वेटरों के साथ काला कोट पहने एक स्टीवर्ड ने भीतर कदम रखा। रमाकांत को देखकर वो बोला, क्या हुआ?
रमाकांत भुनभुनाया। मैनू की पता, मैं मैयवा नजूमी हूं। यहां आग लगी थी ना? कौन सी आग? उलझनपूर्ण भाव से स्टीवर्ड ने दाएं बाएं नजरें फिराईं। एक वेटर ने कहा, कहीं से कुछ जलने की स्मेल तो आ रही है सर। डस्टबिन के पीछे से। स्टीवर्ड ने आगे बढ़कर डस्टबिन को जूते की नोक से परे सरकाया, फिर बोला, लगता है किसी ने जलता सिगरेट बाहर फेंका और पीछे पड़ा कोई कपड़ा सुलग गया। उस पर पानी डालो और स्वीपर को बुलाकर सफाई करवा दो। रमाकांत खामोशी से बाहर निकला और वापस अपनी टेबल पर जा बैठ गया। फायर एस्केप की तीसरी मंजिल की लैंडिंग पर पहुंचकर सुनील ठिठक गया। 309 नंबर के कमरे की खिड़की के आगे भारी पर्दे खिंचे हुए थे, लेकिन उनके बीच में हल्की सी 2 इंच की एक दरार थी। उसने उस दरार से अंदर झांका तो मैथिली को तकियों के सहारे बेड पर बैठे टीवी देखते पाया। कांच पर हल्की सी दस्तक करके उसने मैथिली का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया और खिड़की खुलवाकर भीतर दाखिल हो गया। मैथिली बुरी तरह से हैरान थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आपसे मिलने आया हूँ। ये कौन सा तरीका है मिलने आने का भाई? अगर मैं सीधे रास्ते आता तो यहाँ फटक भी नहीं पाता। पुलिस लगातार आपके ऊपर नजरें रखे हुए है। तभी सुनील की नज़र कमरे में पड़े 2 सूटकेसों पर पड़ी। ये सब आपका सामान है? हाँ। लोकल होटल में रेस्ट करने आने के लिए इतने सामान की ज़रूरत होती है? इसमें बस मेरी ज़रूरत की रोज़मर्रा की चीज़ें हैं। 2 सूटकेसों में? साफ साफ क्यों नहीं कहती कि आप यहाँ से खिसक जाने की फिराक में हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। असल में मैं बहुत परेशान हूँ। जो हादसा हुआ है उसने मुझे हिला के रख दिया है। हालात के नॉर्मल होने तक के लिए मुझे थोड़ी तन्हाई और शांति की ज़रूरत है। आपके खाविंद को मरे अभी 24 घंटे भी नहीं हुए, उसका अंतिम संस्कार तक नहीं हुआ और आपको तन्हाई और शांति की ज़रूरत है। देखिए मिस्टर सुनील, मैं बहुत अपसेट हूँ। मुझे भारी सदमा पहुँचा है। मेरा दिमाग हिल गया है। आप मेरी ही पुड़िया मुझे ही सरका रही हैं। सीधे सीधे से क्यों नहीं कहती कि आप फरार होने की तैयारी कर रही हैं? अच्छा ठीक है, कर रही हूँ, तो क्या हुआ? आपका दिमाग खराब हो गया है। आप ये नहीं समझ रही कि पुलिस यही चाहती है। फरार होने का मतलब है अपना गुनाह कबूल करना। फ्लाइट इज एन एविडेंस ऑफ गिल्ट। वो मुझे पकड़ पाएंगे तब तो। वो मुझ तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। ये गलत फहमी है आपकी मिसेस सक्सेना। वो जब चाहेंगे आपको पकड़ लेंगे, क्योंकि आप लगातार उनकी नज़रों में हैं। पुलिस को आपके एक एक पल की खबर है। उन्होंने आपकी टेलीफोन कॉल्स तक सुनने का इंतजाम कर रखा है। मैथिली सक्सेना के मुंह से एक आह निकल गई। हे भगवान, अब क्या होगा? और उनको यकीनी तौर पर इस बात की भी खबर है कि आपने ये इतना सारा सामान यहाँ पर मंगवाया है। वो आपको सिर्फ शह दे रहे हैं जिससे कि आप वो कदम उठाएं जो आप उठाना चाहती हैं और फिर वो तुरंत आपको धर लें। मैथिली सक्सेना के चेहरे पर कई रंग आए और गए। अच्छा, अब टिक कर बैठिए और मुझे साफ साफ बताइए कि मेरे जाने के बाद क्या क्या हुआ। मैथिली ने दबे स्वर में बताना शुरू किया। खास तो कुछ नहीं हुआ था। पुलिस ने मुझसे सवाल पूछने शुरू किए तो मैंने हिस्टीरिया की वो एक्टिंग शुरू कर दी जिसकी तुमने मुझे राय दी थी। फिर उन्होंने डॉक्टर को बुलवाया तो मैंने उसको अपने पास नहीं फटकने दिया और ज़िद की कि हमारे फैमिली डॉक्टर को ही बुलाया जाए। फिर हमारा फैमिली डॉक्टर आया, उसने मुझे इंजेक्शन दिया और वो ड्रामा ख़त्म हुआ। फिर निखिल मुझे वहाँ से निकाल लाने में और चुपचाप यहाँ पहुँचा देने में कामयाब हो गया। जब मैं सुबह उठी तो मैंने उसे फ़ोन किया कि वो मेरा ये सामान मुझे यहाँ पहुँचा दे, लेकिन अब तुम कह रहे हो कि मेरी वो फ़ोन कॉल बीच में ही सुन ली गई होगी और निखिल के इन सूटकेसों को छोड़ जाने की खबर पुलिस को भी मिल गई होगी। फ़ोन पर और क्या क्या बात हुई थी? और तो मेरी हिस्टीरिया वाली हालत के बारे में बात हुई थी। तब मैंने निखिल को बताया था कि वो सब ड्रामा था, मुझे असल में कुछ नहीं हुआ था। और हाँ, बातों बातों में निखिल ने भी कहा था कि वो खुश था कि वो शख्स, मेरा हस्बैंड, अब इस दुनिया में नहीं था। वाह वाह! और अब उस कॉल को टैप किए जाने की बदौलत ये सारी की सारी बातें पुलिस को भी पता हैं। मैथिली के चेहरे पर चिंता के भाव और गहरे हो गए। गन के बारे में आपने क्या कहा था उनको? उस बारे में तो मैंने उनको हकीकत ही बताई थी कि वो मैंने निखिल को दी थी ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो उसे मेरी हिफाजत के लिए इस्तेमाल कर सकता। कत्ल उसी गन से हुआ था? ये मुझे नहीं पता। सहगल के बारे में आपका क्या कहना है? मैं किसी सहगल को नहीं जानती। मैं किसी सहगल की नहीं, संजीव सहगल की बात कर रहा हूँ।
मैं किसी संजीव सहगल को भी नहीं जानती। क्यों नहीं जानती? आपको जानना चाहिए, आखिर वो आपके बेटे का बाप है। मैथिली की आंखें फट पड़ने को हो गईं। क्या? देखिए मिसेस सक्सेना, भले ही आप इस बात को कितने ही पर्दों में छिपा कर रखें और आपको लगता हो कि ये किसी को पता नहीं हो सकती, लेकिन ये समझ लीजिए कि जब मैं इस बात को जान गया हूं तो पुलिस भी जान सकती है। कोई बड़ी बात नहीं कि अब तक जान भी चुकी हो, संजीव सहगल से हकीकत कबूलवा भी चुकी हो। मैंने आते ही आपको बताया था कि वो गिरफ्तार हो चुका है। अच्छा ये बताइए, क्या निखिल को ये बात मालूम है? जी नहीं। उसे किसी तरह का शक है? मेरे ख्याल से तो नहीं। तो अब आप सारे फरेब छोड़कर सहगल की हकीकत की हामी भरिए और कहिए कि कल वो आपकी कोठी पर मौजूद था। हाँ था। कब तक वहां था? कब गया था वहां से? ये सब कुछ पुलिस भी पूछेगी। यकीनन पूछेगी और आपकी हलक में हाथ डालकर हकीकत को बुलवा लेगी। मैथिली ने एक ठंडी सांस ली और हारे हुए स्वर में कहा, अच्छा ठीक है, मैं आपको सारी बात बताती हूँ। पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं। इससे आगे की कहानी के लिए सुने सुरेंद्र मोहन पाठक के उपन्यास नकाब का चौथा भाग।